आपको क्या लग रहा है, सियासी इस्तेहकाम होता हुआ इस मुल्क में नजर आ रहा है? नहीं जी, दूर दूर तक कोई ना सियासी इस्तेहकाम है इस वक्त, और उसके नतीजे में ना कोई माशी इस्तेहकाम की हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन आज जो जैसे कि आपने मुख्तलिफ ख़बरें बताई जो मुल्की सियासी उफ़क़ पे कोई अच्छी ख़बर तो नहीं है, लेकिन जो बिजली का है सारा सिलसिला, वो बहुत ही एक अजब है मामला कि पेट्रोल पंप शायद वो कह रहे हैं कि आज रात से या सुबह से बंद हो जाएं, या क्या मामला होता है वो उस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन जो बिजली के यूनिट्स आज बढ़ाए हैं वो, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं चाहूँगा कि मैं इस पर नाज़रीन अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। हुआ ये है कि 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा 1 जुलाई से हो गया। और इसमें जो सबसे अजब बात है वो ये है कि ये जो 100 यूनिट से कम वाले, यानी उनको नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन 100 यूनिट, मेरा ख्याल है कोई झोपड़ी हो या उसमें कोई शख्स एक पंखा एक बल्ब जलाता हो, तो 100 यूनिट एक यूनिट से, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आप नोट करें, एक यूनिट अगर उसका खर्च हुआ और 100 यूनिट तक उसने खर्च कर लिए महीने में, तो उसका जो टैरिफ है वो 23.59 रुपया फ़ी यूनिट होगा। यानी अगर उसने 1 से 100 यूज़ किए, अच्छा 101 से 200 अगर यूज़ किए तो फ़ी यूनिट, अच्छा ये बेसिक यूनिट है, जहन में रखें, इनके ऊपर टैक्सेस अलग लगेंगे। तो अगर 100 से 200 तक किया तो 30 रुपये 7 पैसे का एक यूनिट होगा। अच्छा 200 से 300 यूनिट तक खर्च किए तो हर यूनिट जो है वो 34 रुपये और 26 पैसे का होगा। अच्छा इस पे फिर अकॉर्डिंगली टैक्सेस लगेंगे बेशुमार। ये अच्छा 400 यूनिट अगर होगा, 300 से 400, तो ये 39 रुपये 15 पैसे यूनिट। उसके बाद अगर 400 से 500 तो फिर 41 रुपये 36 पैसे का यूनिट होगा। और अगर 500 से 600 यूनिट उसने यूज कर लिए तो 42 रुपये 78 पैसे यूनिट होगा। और अगर 600 से 700 तक यूज किए तो उसका जो टैरिफ है वो 43 रुपये, और अगर जो है वो इससे बढ़ गए 700 यूनिट से ज़्यादा तो 48 रुपये फ़ी यूनिट। अच्छा ये बेसिक यूनिट्स पे है, यानी इसके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे, अब हम बात सुनते थे कि जी को 300 यूनिट या, तो ये जो टैक्सेस और बिजली के इजाफे हैं, ये एक यूनिट अगर किसी ने महीने में खर्च किया है, एक यूनिट वहाँ से शुरू होता है और ये जाता जाता बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और फिर अकॉर्डिंगली जो सारे टैक्सेस हैं, जीएसटी फलां आगे पीछे, वो उसके, यानी इन्होंने बेसिक के ऊपर टैक्स, बेसिक के ऊपर जो है वो इन्होंने ठीक 2 रोज़ बाद ही उस बजट की मंजूरी के बाद इन्होंने ये नियम गिरा दिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पहले ये था कि IMF की टीम शायद 10 तारीख तक आ जाएगी पाकिस्तान और अगला जो मुआहदा है वो तय करेगी। अब शायद वो इस महीने के आखिर तक आए। अभी भी ये बात वजारत ख़जाना की तरफ से कही जा रही है कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर वो अभी भी राज़ी नहीं हो रहे, और वो जो शायद 20 तारीख या उसके बाद किसी वक्त वो आएंगे और ये तय होगा कि क्या हम अगले प्लान में IMF को राज़ी कर पाएँ या नहीं, और अगर नहीं राज़ी कर पाए तो मुमकिन है कि फिर मज़ीद उनको राज़ी करने के लिए जो है वो मामला आगे बढ़े। तो मुल्क का जो अहम मसला है इस वक्त वो मईशत है, और ये बजट जो है इसमें ऑलरेडी बिजली के अखराजात बढ़ाए जा चुके थे, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस थे, तो आज जो है ये मज़ीद, और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि 1 से 100 यूनिट जिसने खर्च किए हैं उसके ऊपर भी उसका जो है वो 23 रुपया वो देगा। यानी एक यूनिट कौन सा आदमी पाकिस्तान में जो 1 यूनिट खर्च करता होगा। बहरहाल अच्छा, अब इसमें इशू ये है, तो ये माशी मसाइल तो एक गंभीर हैं और कोई प्लानिंग नहीं है, किसी किस्म की स्ट्रेटजी नहीं है, और उसमें ज़ाहिर है कि जब बिजली बढ़ेगी तो आपकी तालीम के ऊपर असर पड़ेगा। गर्मियों का शदीद जो है वो ये मौसम है गर्मियों के,
उसमें आपकी जो प्रोडक्शन रुकेगी, आपके जो बाहर आपकी एक्सपोर्ट्स होनी है उन पे असर पड़ेगा। तो बिजली की कॉस्ट अगर बढ़ती है, और टैक्सेस भी अलग, बिजली अलग है, टैक्सेस अलग हैं, गैस अलग है, पेट्रोल अलग है, तो ये सारे जो मामलात हैं ये जो हैं ये एक साथ आ गए, और यहाँ जाहिर है कि कोई जवाब देने वाला हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब आज तशरीफ़ ला रहे हैं। SCO का इजलास जो है वो उसमें ज़ाहिर है कि बड़ा अहम था। वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन, शी जिनपिंग, बाकी जो शख्सियत, तैयब एर्दोगन, अमीर कतर भी वहाँ पे थे, और पहली दफ़ा बेलारूस भी शरीक हुआ है SCO के इजलास में। तो उस इजलास में शिरकत बड़ी अहम थी। वहाँ से वापस आ रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे आम बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी हमारी नई जियोपॉलिटिक्स दुनिया में जन्म लेगी, दुनिया ने आगे कहाँ जाना है, उसका फ़ैसला होगा गज़ा से, कि गज़ा का एंड गेम क्या है, यानी गज़ा में आखिर में क्या। अभी तो वो कहते हैं द डे आफ्टर, कि आखिर में गज़ा की कहानी कहाँ रुकेगी, कत्लेआम कहाँ रुकेगा और उसके बाद क्या होगा। अब इशू ये है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारा दिन पिछले 24 घंटों से ये इतलात आ रही थी कि ये उससे पहले से इतलात आ रही थी कि नेतन्याहू, इसराइल की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके और नेतन्याहू के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये चाह रही है कि ये जंगबंदी हो जाए और किसी तरह ये ख़ित्ते में आग ना फैले। अच्छा, ख़ित्ते में आग काफ़ी हद तक फैल भी गई है, क्योंकि एक सीनियर कमांडर जो हैं हिजबुल्लाह के, उनको निशाना बनाया गया और आगे से हिजबुल्लाह ने कोई 200-250 रॉकेट फायर कर दिए शुमाली इसराइल पे, और वहाँ पे जो गलीली का इलाका है जिसको मकबूजा गोलान की पहाड़ी हैं असल में वो, तो वहाँ पर आग भी लग गई बड़े इलाके में। लेकिन जो उसके बाद फिर ये हुआ कि हमास की तरफ से ये बात कही गई, और कतर की तरफ से भी, और मिस्र की तरफ से भी, और दोहा की तरफ से भी, और एमोस ह्यूस्टन जो कि उनके नुमाइंदा खसूसी हैं वो पेरिस पहुँचे हुए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि लिबनान की जो जंग है वो इसराइल और लिबनान की जंग ना छिड़ जाए। यानी ऑलरेडी इसराइल और हिजबुल्लाह, इसराइल और हमास की तो छिड़ी हुई है, लेकिन जो इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग ना छिड़ जाए। तो तमाम रोज़ जो है पिछले 24 घंटों में वो नेतन्याहू पे ये दबाव रहा कि नेतन्याहू ने आज अपनी काबीना का इजलास करना है। उस इजलास में उसने जो बाइडन का अमन मुआहदा है उसके ऊपर हमास की तरफ से जो प्रपोज़ल आया है, हमास का ये कहना है कि जिसमें 2 रियासती हल और जो कैदी रिहा करने हैं इसराइल की जेलों से, उसके नाम हम देंगे। और इसराइल का कहना यह है कि नहीं, वो नाम तो मतलब हम देंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर काफ़ी डेडलॉक रहा। अब ये हुआ कि गैलेंट वहाँ पे गए जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं, और वो अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मामलात को तय करके वापस आ गए। और फिर ये हुआ कि आज जो है वो नेतन्याहू को यकीनन एक कॉल आई है बड़ी सख्त पिछले 24 घंटों में वाशिंगटन से, और उस कॉल के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी काबीना का इजलास बुलाता हूँ। जंगी काबीना तो तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं दोबारा जंगी काबीना का इजलास बुलाता हूँ, और शाम को मैं कौम से ख़िताब करूँगा और फैसला करूँगा कि इसमें मुझे मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने चाहिए या नहीं। इसके ऊपर गालिबन जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि वाशिंगटन की तरफ से और बाकी जो ममालिक हैं, रशिया और चाइना और जो अरब ममालिक हैं, उनकी तरफ से ना कह दिया गया कि नहीं, आप इस पे प्रेसिडेंट बाइडन से बात उस वक्त करेंगे जब दोबारा मुज़ाकरात में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इसराइल की जो एक टीम है वो बादल ना ख्वास्ता दोबारा नेतन्याहू ने रवाना कर दिए इसराइल से। अब वो दोहा में पहुँची है या मिस्र पहुँची है, इसके बारे में मुतज़ाद आरा हैं, लेकिन असल बात यह है कि डायलॉग दोबारा शुरू हो गया है उन्हीं खतूत पे जो कि सदर बाइडन ने जो पिछले महीने पीस एग्रीमेंट का ऐलान किया था 3 फेजेस में, उसके और उसमें जो है वो ये था कि मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, सऊदी अरेबिया, टर्की और रशिया उसमें जो है वो सालिस का किरदार था। तो ये सारे मुल्कों की जो फ़ौजें हैं, ये फ़ौजें गज़ा पहुंच जाएंगी।
और गज़ा पहुँचेंगी और वहाँ से इसराइली फ़ौज का विड्रॉल होगा और फिर अरसर नौ तामीर होगी। अब यह है कि जो नेतन्याहू हैं वो इस पे राज़ी नहीं थे, उन्होंने दूसरा महाज खोलने की कोशिश की। पिछले चंद दिनों से अगर आप सब गौर कर रहे हो तो ये इस तरह से हो रहा था कि गज़ा के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बमबारी कम हो रही थी और उनका महाज खुल रहा था हिज़्बुल्लाह के साथ। हिज़्बुल्लाह का मतलब ये है कि शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान, और वहाँ पे सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो अपने आप को रिस्ट्रेन करके बैठे हुए थे और उनकी तरफ से कल ये बयान भी आया था शेख नईम की तरफ से कि अगर गज़ा में जंग बंद कर दी गई तो हम फौरी तौर पे जंग रोक देंगे इसराइल के शुमाल और लेबनान के जनूबी इलाके में। तो अब यह है कि अब सारे चूँकि मामलात अपनी अपनी जगह तय थे और नेतन्याहू चाह रहे थे कि इस जंग को फैलाएं किसी तरह। अमेरिकन ने तो अप्रैल में यहाँ तक कह दिया था कि अगर ईरान की तरफ से मिसाइल आया और आपने जवाब दिया तो हम इसराइल आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो बहरहाल अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। इस पर कतर इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी आने में, और इन मुज़ाकरात के आने में किसी किस्म की दिलचस्पी काहिरा भी नहीं ले रहा था। लेकिन फिर चूँकि मुज़ाकरात की एक बड़ी शर्त ये बन गई जो कि हमास की तरफ से गई कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये वो कॉरिडोर है जो कि रफ़ा और मिस्र के दरमियान में एक बफर जोन है। जब मिस्र की फ़ौज गज़ा से निकली थी, मिस्र जब विड्रॉ हुआ था गज़ा से, तो दरमियान में एक इलाका जो है, ये गज़ा एक गांव था, पहले एक गांव हुआ करता था एक ज़माने में, और यहाँ पर मिस्र के ही पास था ये। लेकिन जब मिस्र यहाँ से निकला तो एक बफर जोन, अगर आप मिस्र से इमदाद लेके गज़ा में दाखिल हों तो दरमियान में एक बफर जोन आता है। यानी बफर जोन इस तरह से आता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, इमदादी जो गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं, लोग उसके बाद या तो पैदल चलते हुए जाते हैं और फिर गज़ा तक पहुँचते हैं, या फिर वो मखसूस गाड़ियाँ होती हैं उनको इजाज़त मिलती है कि वो आगे जाएं। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, यानी मिस्र और गज़ा के दरमियान एक, आप समझ लें कि एक ऐसा इलाका है जो जहाँ जो है इजिप्ट के कंट्रोल में, लेकिन वहाँ यानी इजिप्ट का बराह रास्त गज़ा से बॉर्डर नहीं मिलता, यूँ समझ लें दरमियान में एक ऐसी जगह है जो कि गज़ा को मिस्र से अलग करती है। अब वो जो जगह है वहाँ पर भी इसराइल बैठ गया था कि, तो एक डिमांड ये भी है कि इसराइल वहाँ से मुकम्मल तौर पे हटे, और वो हटने जा रहा है। और अगर वो हटेगा तो जाहिर है कि फिर इसमें, और ये 14 किलोमीटर की पट्टी है, ये लंबी सी पट्टी है जो कि गज़ा और मिस्र के दरमियान है। अब यहाँ से जो इमदाद आती है, अगर आपने इमदाद भेजनी हो गज़ा, तो हम कहते हैं ना मिस्र के रास्ते जाएगी, तो मिस्र के एकदम वो गज़ा में दाखिल नहीं हो जाती, बल्कि वो पहले इस कॉरिडोर, ये जो 14 किलोमीटर तवील है, यहाँ पर वो रुकती हैं गाड़ियाँ, फिर वो ख़ास गाड़ियाँ आगे क्रॉस होती हैं जिनको इजाज़त मिलती है, वो ट्रक अंदर जाते हैं या दूसरे। तो ये अब वहाँ से भी विड्रॉल की बात शुरू हो गई है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि कल तक हमें इस बात की इतला मिलेगी कि ये जो निगोशिएटिंग टीम अचानक भेजी है इन्होंने दोबारा, जिसमें मोसाद के भी रहनुमा हैं, मोसाद के ही लोग हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि अमेरिकन की तरफ से CIA इसमें है, यहाँ से मोसाद है और आर्मी के लोग हैं, और जो जाहिर है कि इजिप्ट की भी इंटेलिजेंस चीफ हैं अब्बास कामिल, वो वहाँ से शरीक हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों के। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वज़राए ख़ारजा इसमें कम है, इसमें सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक मामला ऐसा है जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है पूरे इलाके के लिए। तो ये देखें कि ये जो मामला है ये आगे कहाँ पहुँचता है। उसके साथ ही अच्छा, अब इसको लिंक करें इस वाक़े को 2-3 और वाक़यात के साथ। दूसरा वाक़या जो अहम हो रहा है वो ये है कि आज बरतानिया में इलेक्शन है और 7 बजे शाम को पोलिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इलेक्शन में पोलिंग ख़त्म हो जाएगी और इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि वहाँ पे 14 साल के बाद लेबर पार्टी आ जाएगी, और लेबर पार्टी आ जाएगी और ऋषि सुनाक जो हैं वो बाहर हो जाएंगे इलेक्शन से। अच्छा, ऋषि सुनाक का बाहर होना और वहाँ पर लेबर पार्टी का आना 14 साल के बाद, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और ये बहुत बड़ा चेंज है पूरी दुनिया में तकरीबन। और उसके असरात अब क्या होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं बरतानिया के लोगों को भी और दुनिया को भी कि भाई बरतानिया किस तरह से इमर्ज होता है, गुर्बत और इमिग्रेशन और महंगाई और वहाँ पे हाउसिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे। तो वहाँ पर रात तक बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि वहाँ पे बरतानिया में कौन जीता है।